पढ़ेंगे साहित्य की अन्य विधाएं से संस्मरण। संस्मरण मन परवा लेख एवं जीवनी। साहित्य संस्मरण शब्द सम्यक स्मरण से बना है। संस्मरण शब्द किससे बना है? सम्यक स्मरण से। स्मृति के आधार पर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या यात्रा, संस्मरण, स्मरण आदि साहित्य रूप लिखे जाते हैं। व्यापक रूप में संस्मरण साहित्य रूप आत्मकथा के अंतर्गत आता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है और उसका मुख्य उद्देश्य अपने जीवन रचित को लिखना है। आत्मकथा का लेखक अपने समय की घटनाओं जो लेखक को प्रभावित करती है उसका वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त संस्मरणकार अपने समय को इतिहास लिखना चाहता है, किंतु इतिहास की सपाट बचानी या इतिवृत्तात्मकता या वस्तुपरक रूप संस्मरण में नहीं रहता, वरन उसकी अनुभूतियाँ और संवेदनाएं भी रहती है। संस्मरण स्वयं जो देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। इस प्रकार शैली में निबंध के निकट है। संस्मरणकार यदि अपने को केंद्र में रखकर लिखे तो वह आत्मकथा के निकट होगी। यदि अन्य व्यक्तियों को केंद्र में रखकर लिखे तो जीवनी के निकट होगी। इस दृष्टि से किसी व्यक्ति या विषय को केंद्र में रखकर लिखे गए लेख को संस्मरण कह सकते हैं। इसी प्रकार यात्रा साहित्य भी एक प्रकार का संस्मरण ही है। इसीलिए हम यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि भी कहते हैं। संक्षेप में जब लेखक अपने जीवन काल में अपना आत्मवृत्त या कथा लिखता है तो वह आत्मकथा होता है, और जब लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, जबकि किसी व्यक्ति की जीवनी उसकी मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। इस विधा में लेखन का प्रारंभ 80 के दशक में हुआ। खोरठा संस्मरण साहित्य को दो भागों, फुटकर और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में देखा जा सकता है। खोरठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले खोरठा गद्य पद्य संग्रह इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों की खोरठा पुस्तक 1988 से 1989 के बीच में छपा दिखाई पड़ता है। इस पुस्तक में इस विधा का सबसे पहला रचना शांति भारत के द्वारा लिखा गया बोरवा अड्डाक अखय बोर, गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया उड़ई गेलई फुलवा रई गेलई बाँस है। लुआठी पत्रिका के प्रकाशन के बाद इस विधा में गति आई, जिसमें लगातार संस्मरण छपने लगे। लुआठी में छपे संस्मरण का विवरण। हंसमुख लोक कवि तितकी राय, लेखक जनार्दन गोस्वामी, व्यथित प्रकाशन वर्ष 2001, लुआठी अंक 7। मन्ने परे आवल खेड़ाक अधपूर्वा जात्रा, लेखक पंचम महतो, प्रकाशन वर्ष 2004, लुआठी अंक 15। उजड़ैल खोंदा, लेखक जनार्दन गोस्वामी, व्यथित प्रकाशन वर्ष 2007, लुआठी अंक 18। खोरठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, लेखक विश्वनाथ दशौंधी राज, प्रकाशन वर्ष 2002, लुआठी पानुरी विशेषांक। बिशुनपुरेक दुर्गा पूजा, उजड़ल खोंदा, लेखक जनार्दन गोस्वामी, व्यथित प्रकाशन वर्ष 2009, लुआठी अंक 1। इसमें कुल 8 टॉपिक है, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे बोरवाक अड्डाक अखय बोर, शांति भारत। लेखक शांति भारत तथा खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक श्रीनिवास पानुरी जी के साथ कई भेंट वार्ताओं का बहुत ही अच्छा विवरण। शांति भारत जी शिवनाथ प्रामाणिक एवं बंसीलाल बंसी के साथ 1985 में पानुरी जी के पास मिलने के लिए बोरवा अड्डा की यात्रा। कई मुलाकातों का अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रवाह के साथ वर्णन। पानुरी जी के साथ मुलाकात सर्वाधिक महत्वपूर्ण। दूसरा टॉपिक है उड़ई गेलई फुलवा रह गेलई बाँस, गोविंद महतो जंगली,
लेखक जंगली जी का प्रसिद्ध साहित्यकार राधाकृष्ण के साथ बिताए गए समय को याद कर भावुक होकर लिखा गया है। ये झारखंड के निवासी थी। खोरठा साहित्य के विकास की चर्चा की बात राधाकृष्ण जी से करते हैं। ये झारखंड की नदी नाला पर्वत पठार झरना बाग बाघिन प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखते थे। नोट है, अधिकांश संस्मरण खोरठा की प्रसिद्ध पत्रिका लुआठी में छपा है। अतः जब खोरठा पत्रिका का संदर्भ आएगा तो उत्तर लुआठी पत्रिका ही होगा। तीसरा टॉपिक है हंसमुख लोक कवि तितकी राय जनार्दन गोस्वामी। कवि तितकी राय के बातों का विवरण दिया गया है। तितकी राय खोरठा मध्यकाल 1800 से 1947 के बीच के कवि थे। तितकी राय एक सिंगर भाव के कवि एवं गीतकार थे। ये गाने के साथ साथ नृत्य की विधा में भी महारत हासिल किए थे। चौथा टॉपिक है मन्ने परे से आवल खेड़ाक अध पूर्वा जात्रा पंचम महतो। प्रकाशन वर्ष 2004 लुआठी अंक 15। इसे याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष 2004 है और लुआठी अंक 15। मन्ने परे से आवल खेड़ाक अध पूर्वा जात्रा पंचम महतो। पंचम महतो जी जब एक बार रेल की यात्रा कर रहे थे तो साथ में बैठे यात्री को अचानक लकवा मार देता है और वह सहयात्री काफ़ी बीमार हो जाता है। पंचम महतो जी अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर उस यात्री की काफ़ी मदद करते हैं। पांचवा टॉपिक है उजरल खोंदा। लेखक जनार्दन गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 2007 लुआठी अंक 18। औद्योगिकीकरण के बाद की स्थितियों का वर्णन। उद्योगों की स्थापना के कारण लोगों को विस्थापना का दंश झेलना पड़ा। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना के कारण लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। जब बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना हो रही थी तभी लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। उजरल खोंदा जनार्दन गोस्वामी व्यक्तिगत द्वारा लिखित संस्मरणात्मक लेख। उजरल खोंदा एक उच्च कोटि का संस्मरण है। वर्तमान बोकारो स्टील सिटी कारखाना की स्थापना के क्रम में हुए विस्थापन और उसके उपजे दर्द एवं त्रासद स्थिति को केंद्र में रखकर इस संस्मरण की रचना की गई। चूँकि संस्मरण स्वयं विस्थापित हुए और उन्होंने विस्थापन के दर्द को भोगा और महसूस किया, अतः इस संस्मरण में विस्थापक का दर्द सजीव हो उठा है। इस तरह शैली की दृष्टि से यह संस्मरण संस्मरणात्मक निबंध के निकट है। पुस्तक में छपने से पूर्व इसके कई अंश लुआठी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुके थे। इस संस्मरण से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है। शीर्षक उजरल खोरठा का अर्थ। शीर्षक में उजरल खोरठा का अर्थ क्या होता है? उजड़ा हुआ घोंसला, उजड़ा आशियाना। लेखक जनार्दन गोस्वामी, व्यथित बालाडी, बोकारो। प्रकाशन वर्ष 2013। प्रकाशक बालीडी खोरठा कमेटी। पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व लुआठी पत्रिका के 17वें अगस्त 2006 संस्करण से नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा था। उजरल खोरठा के पूर्व इसी विषय को आधार बनाकर मारा फारी नामक खंड काव्य लिखा गया। लुआठी के संपादक श्री गिरिधारी गोस्वामी के आग्रह पर उजरल खोंदा की रचना लेखक ने की है। बोकारो स्टील सिटी की स्थापना मारा फारी नामक गांव और उसके इर्द गिर्द बसे 85 गाँव को विस्थापित कर दी गई। कितने गांव को विस्थापित कर दी गई थी? तो 85 गाँव को। 60 गांव पूर्ण रूपेण विस्थापित हो गए या उजाड़ दिए गए, जबकि 25 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत 10 अगस्त 1956 को मारा फारी गांव एवं आसपास के 88 गांव की भूमि अधिग्रहण का नोटिस दिया गया। नोटिस कब दिया गया था? तो 10 अगस्त 1956 को। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण और देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण और देश के
प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों प्रयास से ही बोकारो कारखाना स्थापना की योजना बनी। 1960 से 61 में भूमि अधिग्रहण के लिए नापी शुरू हुई। 24 अगस्त 1962 को बुझारत के लिए अधिगृहित भूमि 4 प्रकार की थी, जो मुआवजा की रकम निम्नवत थी। 1 नंबर बहियार खेत दर 3000 प्रति एकड़, 2 नंबर कनारी खेत दर 2000 प्रति एकड़, 3 नंबर बाइद खेत दर 1500 प्रति एकड़, 4 नंबर टाइड दर 400 प्रति एकड़। सरकारी अधिकारी और रैयतों के प्रतिनिधियों के बीच मुआवजे को लेकर नेगोशिएशन वार्ता हुई, जिसमें विस्थापितों की ओर से कश्मार निवासी डॉक्टर के चौबे, वकील हजारीबाग, स्वयं लेखक जनार्दन गोस्वामी, कुलूरी मुखिया जगदीश महतो आदि थे। तत्कालीन विधायक बेरमो के श्री विंदेश्वरी दुबे हुआ करते थे। उस टाइम के विधायक कौन थे? विंदेश्वरी दुबे। माराफारी विपुन के जमींदार सरयू प्रसाद सिंह की जमींदारी के अंतर्गत आता था। सरयू प्रसाद सिंह किसके अंतर्गत आता था? तो जमींदार के अंतर्गत आता था। विशुनपुर में दुर्गा पूजा होती थी और दुर्गा प्रतिमा भी बनाई जाती थी। विशुनपुर में धूमधाम से कौन सा त्यौहार मनाया जाता था? तो दुर्गा पूजा। माराफारी में चलन बनी देवी की पूजा होती थी, जिसमें काली पठियर, मादा बकरी एवं काड़ा बलि होती थी। पठियर का श्रृंगार बलि से पहले जमींदार घर की महिलाएं करती थी। दुसई टाहड़ में मेला लगता था। विशुनपुर के जमींदार ने स्वेच्छा से अपना मकान कोठी नहीं हटाया, फलस्वरूप प्रशासन ने जबरदस्ती हटवा दिया। उजरल खोंदा संस्मरण को शिवनाथ प्रामाणिक ने महागाथा कहा है। उजरल खोंदा संस्मरण को शिवनाथ प्रामाणिक ने क्या कहा है? तो महागाथा कहा है। संस्मरण के कुछ स्मरणीय वाक्य। माटी से लोकेक बहुत लागल हलई, माटी से निजगी चल हलई, बिना माटी गाँवेक लोकेक निजगी सुना सुना है। BSL सेक्टर में आपन कर्मचारी लेल सब रकम सुधिवा मकीन विस्थापित खातिर कोनो नाय देलई, जैसे विस्थापित मानुष नाय गड़र भेड़ी के दल लागई। इसमें बताया गया है कि माटी से लोकेक बहुत लागल हलई, मिट्टी से लोगों को बहुत लगाव है, मिट्टी से ही ज़िंदगी चलती है, बिना मिट्टी का गांव के लोगों का ज़िंदगी सुना सुना है। BSL सेक्टर में आपन कर्मचारी लेल सब रकम। BSL सेक्टर में कर्मचारी लोग सभी पैसा लेते हैं अपना सुविधा के लिए, और जो लोग विस्थापित हो गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, वो लोग को कुछ नहीं दिया गया है। विस्थापित मनुष्य लोग मनुष्य नहीं, भेड़िया का समूह है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।